कुछ लोगों की टांगें ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती हैं, इतनी कि वे खुद ही जाकर दूसरों के मामले में अड़ जाती हैं। ऐसे ही अप्राकृतिक टांगों वाले व्यक्ति हैं मेरे बड़े भाई सुधीर। भैया वैसे तो लड़ने या लड़ाई के बीच में पड़ने का उन्हें कोई शौक नहीं है, पर किसी दलित शोषित जवान रहते भी खामोश मजबूर व्यक्ति पर कुछ अनुचित होते हुए कर उनका क्षत्रिय खून उबाल मारने लगता है। फिर वे उस बेचारे के उद्धार में लग जाते हैं। उनके साथ ऐसा बचपन से है। जाहिर है कि स्कूल और मोहल्ले में वे अपने इस गुण के कारण नेताजी के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। भैया उम्र में मुझसे 2 वर्ष बड़े हैं। हम दोनों बचपन से बहुत करीब रहे हैं और एक ही स्कूल में होने के कारण हम दोनों को एक दूसरे के पल पल की खबर रहती थी। कब कौन क्लास से बाहर निकाला गया, किस लड़के ने मुझे कब छेड़ाया, किस शिक्षा को देखते ही भैया के पांव कांपने लगते थे, आदि आदि। जाहिर है कि भैया की अड़ंगेबाजी की नित नई कहानियां मुझे फौरन मिल जाती थी। स्कूल में होने के कारण हम दोनों को एक दूसरे के पल पल की खबर रहती थी। कब कौन क्लास से बाहर निकाला गया, किस लड़के ने मुझे कब छेड़ाया, किस शिक्षा को देखते ही भैया के पांव कांपने लगते थे, आदि। जाहिर है कि भैया की अंग्रेजीबाजी की नित नई कहानियां मुझे फौरन मिल जाती थी। चौथी कक्षा की बात है। भैया को जानकारी मिली कि उनकी क्लास की एक शांत सहपाठी का बड़ी क्लास के कुछ उधर छात्रों में जीना मुश्किल कर रखा था। फिर क्या था, पूरी तफ्तीश करने के बाद लंच के दौरान बाकायदा उन बड़े लड़कों को रास्ते में रोककर लंबा चौड़ा भाषण दे कर और बात न मानने की स्थिति में शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दुरुस्त किया गया। भैया अपने समाज सेवी कार्य और अपने दोस्तों से छिपाकर करते थे। उन्होंने किस बल पर अकेले ही उन लड़कों से लोहा लेने की ठानी, यह मेरे लिए आज भी रहस्य है। उन लड़कों ने भैया के सहपाठी को बिल्कुल ही छोड़ दिया। पर उस दिन के बाद से अक्सर ही कभी भैया की साइकिल पंचर मिलती या होमवर्क कॉपी सही से रंगी मिलती या कभी बैग में से मेढक निकलते। भैया का उन लड़कों से पीछा तभी छूटा जब हम दोनों का स्कूल बदला। उसके बाद घटनाएं तो कई हुई, किंतु सबसे नाटकीय प्रकरण तब हुआ जब भैया कक्षा 9 में थे। वे गली के मुहाने पर खड़े अपने किसी दोस्त से बतिया रहे थे। सामने सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां निकल रही थी। लैंप पोस्ट की रोशनी बहुत बहुत अधिक न रहकर भी पर्याप्त थी। एक बूढ़ी दादी डंडे के सहारे मंथर गति से सड़क पार करने लगी। एक मारुति कार गलती से एक वन ट्रैक से भटक कर फैजाबाद रोड पर आ गई थी। दादी जी की गति तो ऐसी थी कि बैलगाड़ी में उनको टक्कर मार सकती थी। उस कार चालक ने बड़े जोर से ब्रेक लगाया और दादी जी के बाल बाल बच गए। वह रुकी हुई कार रुकी ही रही और भैया उनके मित्र के एकदम सामने ही बीच सड़क पर खड़ी उस पार के अगली सीट पे खिड़की का शीशा नीचे गिरा और तीखे स्त्री कंठ में बुढ़िया के बाद कुछ अपशब्दों की बौछार बाहर आई। भाई साहब को बुरा लगना लाजिमी था। टांग अड़ाने की कीड़ा जो था, मैडम वे बहुत बूढ़ी है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे आप लोग भी काफी तेज आ रहे थे। भैया के इन मधुर वचन सुनते ही वह महिला गोद में बैठे 3-4 साल के बच्चों को अपनी सिर पर पटक तुझे तो भी मैं बताती हूँ कहते हुए क्रोध से फुफकारती हुई भैया की तरफ बड़े आवेश से लपकी। और फिर जो हुआ वह बड़ा अनापेक्षित था। एक जोरदार हाथ भैया के ऊपर आया, जिसे उनके कमाल के रिफ्लेक्स ने यदि समय पर रोक ना लिया होता तो उनकी क्रियाकाया पीछे बहती मोहल्ले में नली में से निकलनी पड़ती।
और पुलिस को आराम से उनके गाल से अपराधी की उंगलियां के निशान मिल जाते। बचते बचते भी वक्त महिला को मैनीक्योर उंगली का नाखून भैया के गाल को छू ही लिया। यदि गांधी जी की उस महिला से कभी भेंट हुई होती तो दूसरा गाल आगे कर लेने देने की बात के आगे यह क्लास अवश्य लगा देते कि अतिरिक्त खतरनाक व्यक्ति के सामना होने पर पहले थप्पड़ के बाद उल्टे पांव भाग खड़ा होना श्रेयस्कर रहेगा। असफल हमले की खिसियाहट और छोटी मोटी भीड़ के इकट्ठा हो जाने से वह दबी महिला क्रोध से कांपती भैया को अशब्दों के साथ देख लूंगी की धमकी देते हुए कार में बैठकर चली गई। उधर हमारी प्यारी बूढ़ी दादी इस शब्द कांड से बेखबर अपनी पूर्व धीमी गति से चलते हुए कब गायब हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। उस दिन भैया और मेरी लड़ाई हुई थी और बोलचाल बंद थी। इस घटना के बाद भैया सीधे मेरे पास आए और पूरी बात बताई। वे घबराए हुए थे। 15 वर्ष की संवेदनशील उम्र में दर्शकागण के सम्मुख अपरिचित से थप्पड़ चेहरे पर भले ना लगा हो, आह पर खूब छपा था। पर क्या भैया सुधरने वालों में से थे? भैया इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में थे। घर से दूर जाने का प्रथम अनुभव, उस पार कॉलेज की नई नई हवा। उनकी क्लास में हमारे ही शहर का एक अति सरल छात्र था जिस पर कॉलेज के कुछ अति विशिष्ट अति सीनियर और अति उदार लड़कों को एक टोली में अपना निशाना साध लिया था। बेचारा दिन रात उनके असाइनमेंट पूरे करता रहता था। छुट्टी वाले दिन उनके कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने का काम करता था। यह अगर कम था तो उस गरीब की टोली के ऊबे होने के स्थिति में अपनी नृत्य कला और संगीत कला से मनोरंजन भी करना पड़ता था। दूर दूर तक किसी में भी उन सीनियर लड़कों को रोक सकने या डिपार्टमेंट हेड तक यह बात पहुंचा सकने की हिम्मत नहीं थी। स्थिति अजीब तो थी, पर अकेले व्यक्ति की संभाले जा सकने वाली भी न थी। जानकर अपना सिर कौन शेर के मुंह में देता है, यह प्रश्न भले ही अलंकारिक है पर उसका उत्तर है मेरे बड़े भैया। परिणाम निश्चित था, मिला था। नगीमत यही थी कि यह कंठ के तुरंत बाद ही दशहरे की छुट्टी पड़ गई। किंतु भैया अब भी समझ गए होते तो यह कहानी आगे क्यों बढ़ती। जख्मों से विवश बना चेहरा और प्लास्टर लगा पैर लेकर भैया अपने चचेरे बड़े भाई बहन प्रियंका दीदी और आलोक भैया के साथ दिल्ली के स्थित रेलवे स्टेशन पर लखनऊ की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। दीदी भैया की नासमझी से इतनी नाराज थी कि उनसे बात ही नहीं कर रही थी। आलोक भैया भाई साहब से पहले ही लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर चुके थे। स्टेशन पर इन तीनों के पास ही कुछ लड़कियों का समूह विराजमान था। वे सभी अपनी यूनिवर्सिटी की पीठ भर बुराई करते हुए स्टेशन से खरीदे अखबार व पॉलीथीन में बंधे भोजन का लुत्फ उठा रही थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि भोज समापन पर कूड़ी का क्या हुआ। मुझे रोड पर तिनका डालने के लिए भी डांटने वाले भैया का पारा चढ़ना स्वाभाविक था। अब आप सोचेंगे कि यह कौन दलित या शोषित है। टॉफी का छिलका या पिकनिक के बाद का थैला भर कूड़ा भैया या तो सब कुछ कूड़ेदान में डालते हैं या तब तक ढोते रहते हैं जब तक कोई कूड़ेदान न मिल जाए। उन शिक्षित लड़कियों के कटक विसर्जन के समापन की देर थी कि भैया दनदनाते हुए गए, कूड़ा उठाया और लड़ाते हुए जाकर वहां रखे कूड़ेदान में डालाए। वापस आकर कोई वजनी बात कहना आवश्यक हो गया था, सो उधर गए और बहुत आक्रामक मुद्रा में बोले, बैठकर यूनिवर्सिटी की बुराई करना आसान है पर अपनी बुराई देख पाना बहुत कठिन होता है। इस डायलॉग संचालन का उद्देश्य था उन युवतियों को गोली से त्रस्त कर उनकी बुद्धि जागृत करना, पर हुआ इसका उल्टा। लड़कियों ने भैया की ओर ऐसे क्रोधाग्नि के जलते बाण लक्ष्य किए कि सब
उनकी ओर पीठ फेर कर बैठ गए। भाई साहब की कमीज में आग नहीं लगी। आश्चर्य है, उनकी में से एक के पिताजी जो साथ ही थे, भैया के पास आए और ज्ञान देने की मुद्रा धारण कर बोले, बेटा, प्यार से कहने से बात अधिक समझ आती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही बात समझाई है। इसकी आगे भी काफी कुछ था जो भैया अवश्य सुनते, यदि वे सज्जन अपनी पुत्री और उसकी समबुद्धि सहेलियों को भी कुछ समझाते। सारे प्रकरण का सिर्फ इतना हल निकला कि अगले 1.5-2 घंटे भैया को उस दल की तीखी नज़रों के अलावा बड़ी बहन का अच्छा खासा प्रचलन और बड़े भाई के मुस्कुराते हुए श्रीमुख से निकले अनगिनत कटाक्ष बर्दाश्त करने पड़े। घर पहुंचकर दोनों घटनाओं के व्याख्यान के बाद भाई साहब की परिवार के प्रत्येक बड़े सदस्य से जमकर फटकार लगवाने और अच्छा खासा लेक्चर दिलवाने के बाद ही दीदी को शांति मिली। भैया मेरी कमरे में आए तो गुलीन और क्रोध दोनों से ही शस्त्र थे। इसका एक ही परिणाम निकला। पूरी छुट्टियों भर मेरी सबसे अप्रिय विषय की किताब से जमकर प्रश्न हल करवाए गए और स्वयं को मिली डांट का शशांक प्रतिदिन मुझ पर निकाल कर ही भाई साहब कुछ सामान्य हुए। ऐसे अनेकानेक प्रकरण है जहां मेरे भले भले भैया ने गलत को सही दिशा लेने हेतु या किसी मजबूत के हिस्से की आवाज़ उठाते हुए कभी रौद्र रूप अपनाया है या कभी आवाज बुलंद की है। घर, काली सड़क, मंदिर, बाजार, कहीं भी जहां भाई साहब को लगा कि यह गलत है, वहां कभी कहकर, कभी झगड़कर, कभी डांटकर या लड़भिड़ कर उन्हें स्थिति सुधारने की बड़ी ईमानदारी से कोशिश है, किंतु हर बार बूमरैंग की भांति उनका सारा आवेश धूम कर आ उन्हें ही चित कर गया है। नौकरी में आकर कई सारे कड़वे अनुभवों की बाद आखिरकार भैया के ज्ञान उच्च खुले। उन 3 बातों का ज्ञान हुआ। पहली, चुप रहना या बर्दाश्त करते हुए रहना हमेशा सीधे सरल या कमजोर व्यक्तियों की मजबूरी नहीं होती, बल्कि अक्सर की घात कुन्ने और कईयों व्यक्तियों का गुण भी होता है। दूसरी, लोगों का चिन्ह और कान दोनों को ही मीठे का चस्का होता है। तीसरी और आखिरी, बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला साहब की रेड पिटने तो पहले से ही निश्चित होती है। मेरे भैया आत्मज्ञान पा जाने के बाद से बहुत ही अधिक शांत हो गए हैं, सदा ही पांव समेट कर चलते हैं। पर मैं जो उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, यह समझती हूँ कि उनके लिए यह कितना भारी काम है। खैर, भैया शांत भले ही हो जाए हो, लेकिन स्कूल और कॉलेज के सभी दोस्तों के बीच उनका नाम अभी भी नेताजी ही चलता है।